कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे गाइस यार, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया है। अब देखो, मैं अपने घर में था नहीं, तो इसीलिए काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो आ रहा है। ओके, तो आज हम लोग सेल बायोलॉजी को प्रारंभ करेंगे, यानी कि आज सेल बायोलॉजी का लास्ट वीडियो है। उसके बाद में सेल बायोलॉजी आएगा ही नहीं। आप लोगों के साथ 2 ही चैप्टर पढ़ा है। एक्चुअली हमारे जो हमारे जो टीचर है ना, उन्होंने भी हमको सिर्फ ये 2 ही क्लास ही लिए थे, तो इसीलिए हम भी आपका सिर्फ 2 ही क्लास ही ले रहे हैं सेल बायोलॉजी का। ठीक है, आगे सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा, आगे आपको जूलॉजी बायोलॉजी सब पढ़ाया जाएगा। जूलॉजी एंड बॉटनी आपको पढ़ाया जाएगा, सेल बायोलॉजी के ऊपर नहीं आएंगे। बस 2 ही चैप्टर्स थे, तो वो 2 चैप्टर्स जो है वो इसी में ऐड कर दिए गए। ठीक है, सो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, कि आखिर व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनका मतलब आप क्या समझते हो? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनका मतलब आप क्या समझते हो? पहले मुझे ये बताओ। अच्छा चलो, मैं बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिनमें कि न्यूक्लियस और कुछ ऑर्गेनेल्स का शॉर्टेज हो। ठीक है, यानी कि इन तरीके के जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। कुछ ही एनिमल्स ऐसे होते हैं गिने चुने जिनमें कि न्यूक्लियस होता है, बाकी 95% एनिमल्स ऐसे हैं। 95 भी नहीं, ज़्यादा हो जाता है। 98% एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें कि ना तो न्यूक्लियस है और ना ही कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल समझ गए? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है और इसमें जो है अदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। अदर न्यूक्लियस मतलब अदर पार्ट्स। ठीक है, हमारा ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमारे ह्यूमन सेल के अंदर ये चीज़ मेन है। ठीक है, ये चीज़ मेन है। हमारे ह्यूमन सेल के अंदर ये चीज़ पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ एब्सेंट होता है। समझ गए? ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, बस यही एक चीज़ नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए इसे कहा था यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिससे कि एक से ज़्यादा कोश जिसमें हो। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मतलब ज़्यादा सेल्स भी होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब सिंगल सेल। आपने पढ़ा हुआ एक कोशीय एंड बहुकोशीय, वही है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का जो साइज होता है ना, वो 0.5 to 5 यूएम। यूएम का मतलब समझते हो? माइक्रोमीटर। 0.5 to 5 माइक्रोमीटर मतलब समझ सकते हो कितना छोटा माइक्रोमीटर। यहाँ पे मैंने मैक्रोमीटर का बात नहीं किया। आपको फिजिक्स का वो क्लास तो याद ही होगा जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था मैक्रोमीटर एंड माइक्रोमीटर के बीच में। तो यहाँ पे 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, यहाँ पे यूएम लिखा है मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका सेल काफ़ी छोटा है, 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो बता जाता है 40 माइक्रोमीटर। इसका थोड़ा बड़ा है प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का जो साइज होता है वो होता है आपका 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल में सेल का जो साइज होता है वो 40 माइक्रोमीटर होता है। ओके, हाँ, आए हाय। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में डाउट क्लियर करा जाएगा व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस में देखो, एक्चुअली ट्रू न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
एक होता है न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं ट्रू न्यूक्लियस में। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल यानी कि एक ह्यूमन सेल में ये सारी चीज़ें पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, एंड बाकी इसमें कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, ये फिलहाल एक ह्यूमन सेल है, लेकिन आप अदर सेल देखोगे लाइक आपका ब्लू ग्रीन algae हो गया। ब्लू ग्रीन algae जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर आता है, वो हम जूलॉजी में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे जूलॉजी में। ठीक है, एक ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियर रेटिकुलम भी पाया जाता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वही चीज़ एब्सेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वही चीज़ें सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। इन तरीके के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताया था, सारे ऑर्गन्स को मिलकर ऑर्गेनल्स, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनल्स आप जो बोल सकते हो। ठीक है, इनमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो इसमें बहुत कमी है इसमें। ठीक है, इसके सेल में केवल राइबोसोम ही आपको मिलेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी एक ह्यूमन सेल के अंदर या फिर कह लो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स मेनली चाहिए होता है, वो कंपोनेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है, फिर भी वो जिंदा है। कुदरत का करिश्मा। मैंने तो जाके कोई फिट नहीं किया, ना ही आपने, ना ही किसी साइंटिस्ट ने जाके उसमें उनमें वो फिट किया है। ओके, लेकिन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इंक्लूडिंग राइबोसोम। ठीक है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें सेल में जो जो चीज़ें होने चाहिए थे यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो सारी चीज़ें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है मैं आपको एक और बार बता दे रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और सेल में जो जो चीज़ें चाहिए होता है, मैक्सिमम चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल आपका ह्यूमन सेल है। ठीक है, मेन है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मेन जो डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, बाकी तो सारी अदर चीज़ें हैं। इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें सेल में वो सारे ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जो जो एक सेल में ज़रूरत होता है। यूकैरियोटिक सेल में वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मैक्सिमम चीज़ें गायब, कुछ भी नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये एक तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, जो डीएनए होता है ना, वो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के बिना सेल में पाया जाता है। किस सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के बिना जिंदा रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एक मेन रोल निभाता है डीएनए में। ओके, डीएनए इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से निकाल दोगे वो भाई मर जाएगा, डीएनए पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन के बिना भी डीएनए काम कर जाता है। डीएनए में तो हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट, जो कि मैंने अभी यहीं पे ही कहाँ पे इसी ट्रू न्यूक्लियस में ही मैंने बोला। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया मेन होता है सेल में, जो सेल को जिंदा रखता है, जो शक्तियां बनाता है, ठीक है, पावर जनरेट करता है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया वही काम करता है। क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारे लिए मेन है, वरना हमारे सेल ही मर जाएंगे ना। ये लोग अलग से प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सेल के अंदर ही जाके पावर बनता है। इनका पावर डायरेक्टली बन जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का ये वो पावर बैंक है जो कि पावर जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। ओके, ये पेज समझ गए। नेक्स्ट पेज चलते हैं। राइबोसोम 70S टाइप, 30S स्मॉलर, 50S लार्जर। आपके मन में अब एक कॉमन क्वेश्चन उठेगा जो कि हर बच्चे के मन में उठता है कि सर यहाँ पे 30+50 तो यहाँ पे 80 हो जा रहा है। यहाँ पे भी यूकैरियोटिक सेल में वही जो यहाँ पे 80S लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 40 और 60 मिलकर तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तो 100 हो जा रहा है। लेकिन आपने तो यहाँ पे 80 लिखा है, शायद आपने गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा है दोस्तों। बच्चों देखो, ये जो यहाँ पे एस लिखा है ना, एस का मतलब यहाँ पे स्पीड। एस का मतलब क्या समझते हो? स्पीड। यानी कि राइबोसोम में आपको एक इमेज ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यदि आप इनको 2 टुकड़ों में कर दो, ठीक है, ये है आपका 70S। क्या है आपका? 70S है, ठीक है। यही जो है यही आपका है 70S टाइप। क्या है ये? 70S टाइप है, ठीक है। इसी को कहा जाता है 70S टाइप राइबोसोम, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो, अब आप इनको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो अलग अलग होने से ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये एक बड़ा अंडा और ये छोटा अंडा। अंडा मतलब अंडे का कवर। ओके, तो स्मॉलर क्या था? 30S टाइप, ठीक है। लार्जर क्या था? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो 30S स्मॉलर था, 50S लार्जर था। पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये डायग्राम, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जो है इसको पूरा प्रॉपरली जो है मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर ये क्या है, मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, 30S 50S ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, पता चल जाएगा। रुको जरा, देखो, ये एक राइबोसोम है। यहाँ पे 70S लिखने का क्या मतलब है? एस का मतलब यहाँ पे होता है स्पीड। एस का मतलब यहाँ पे आप क्या समझते हो? एस का मतलब यहाँ पे है स्पीड। ओके, यानी कि अगर आप इसको एक कंटेनर में डालोगे, एक छोटे से बीकर में अगर आप इसको डालोगे राइबोसोम को, इसी राइबोसोम को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नहीं गए अभी, इसी राइबोसोम का फिलहाल बात चल रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसी राइबोसोम को अगर मैं एक बीकर में डालूंगा तो ये 70 की स्पीड से ये नीचे खिंचेगा, ठीक है। ये 70 की स्पीड से नीचे गिरेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो इसको अगर आप एक बीकर में डालोगे तो ये 30 की स्पीड से नीचे गिरेगा, और वहीं अगर आप इसको बीकर में डालोगे तो 50 की स्पीड से नीचे गिरेगा। कुछ समझे मेरी बात को? एक और बात समझाता हूँ।
ये आपका पूरा का पूरा एक राइबोसोम हो गया। इसको अगर आप एक नॉर्मली एक छोटे से बीकर में अगर आप इसको डालते हो, ठीक है, एक छोटे से बीकर में इसको डालते हो, तो ये 70 की स्पीड से नीचे गिरेगा। ठीक है, एस में नहीं बोलूँगा, एस बोलने से आपको मे भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 70 एस मतलब 70 की स्पीड से जो है ये नीचे गिरेगा। ये पूरा टोटल, ये पूरा टोटल इतना भारी है, 70 की स्पीड से ही नीचे गिरेगा। ओके, वहीं पे अगर अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए, तो ये आपका गिरेगा 30 के स्पीड में और ये आपका गिरेगा 50 के स्पीड में। कुछ समझे, आइडिया आ गया? तो समझ गए होंगे कि आखिर क्यों बोला गया 70 एस टाइप, 30 एस स्मॉलर, 50 एस लार्जर। मैक्सिमम बच्चे ऐसा होते हैं जो कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, बोलते हैं मैम ये सॉरी सर ये 80 एस, ये तो यहाँ पे 80 हो रहा है और ये तो यहाँ पे 100 हो रहा है, तो आपने यहाँ पे 80 और यहाँ पे 70 क्यों लिखा? इसका भी जो है इसका भी वही है, बस इसका स्पीड अलग अलग है। ठीक है, एस का मतलब हमेशा याद रखना स्पीड, बाकी आपको ये मेरा पूरा बात आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस एस का आपको याद रखना है स्पीड। ओके, अब नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का एक इमेज ले आता हूँ गूगल से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन एटसेट्रा। हमारा सेल इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा ये जो सेल है, इसका ये जो आउटर सेल है, जिसे सेल वॉल भी कहा जा रहा है, इसका ये जो आउटर सेल है ना गाइस, इसका आउटर सेल जो है वो बना है काइटिन से और सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज आप जानते हो, ग्लूकोसेल्यूलोज, श्वेत सार पदार्थ। ओके, तो सेल वॉल जो है वो हमारा हमारा जो सेल का जो सेल वॉल है वो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, सेल्यूलोज एंड काइटिन। लेकिन वहीं पे अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल का बात करो तो इनका जो सेल वॉल यानी कि सेल का जो आउटर शेल है, जो दीवार है, वो बना है पेप्टिडोग्लाइकेन की मदद से। ठीक है, मैं एक इमेज ले आता हूँ, यहाँ पे देखो, इसका ये आप जो सेल वॉल देख रहे होगे, इसका ये जो सेल वॉल है, इसका जो ये सेल वॉल है, ये जो इसका सेल वॉल है, ठीक है, इसका ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकन का यूज़ करके। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं सब, याद रख लेना, नोट कर लेना इसको। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की मदद से बना है, लेकिन हमारे इंसानों वाला यानी कि यूकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो बना है सेल्यूलोज से एंड काइटिन से। नेक्स्ट, सेल हैज़ नो साइटोस्केलेटन। ये क्या बोल दिया, सेल हैज़ नो साइटोस्केलेटन, यहाँ पे हियर सेल हैज साइटोस्केलेटन, इसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट ही नहीं है। साइटोस्केलेटन क्या है? सो गाइस, यार साइटोस्केलेटन का मतलब समझते हो? साइटोस्केलेटन का मतलब ये होता है कि ये एनिमल सेल में एक मतलब एक प्रोटीन होता है जो कि एक सेल को शेप देता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का जैसे ह्यूमन का जो स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब समझते हो? हड्डी, हड्डियों का समाहार, स्केलेटन जो लेबोरेटरी में रखा आता है, उसी स्केलेटन की वजह से आपका शेप कुछ इसी तरीके का है। दो हाथ उगाए, दो पैर उगाए, ठीक है, एक सिर उगाया, ठीक है, गर्दन, पेट वगैरह ये सब। ठीक है, तो बिना स्केलेटन के आपको कोई इंसान कहेगा? आपके अंदर के हड्डियों के बिना आपके अंदर का जो स्केलेटन वो मेन है ना, उसी के ऊपर तो सारे मांस, पूरा चमड़ी ढक के रखा हुआ है। ठीक है, हमारा स्केलेटन हड्डियों से बना है। हमारा स्केलेटन क्या है? हड्डियों का ग्रुप है, जिसकी वजह से हम एक इंसान की तरह दिखते हैं, है कि नहीं? हम एक इंसान की तरह दिखते हैं। बिना हमारे हड्डियों के, बिना स्केलेटन के, अगर ऐसे खाली चमड़ी चढ़ जाती है, ऐसे खाली मांस खाली हो जाते, तो हम क्या होते? एक बॉल होते। हम एक बॉल होता है, कुत्ते बिल्ली आते हैं हमको, हम हमसे फुटबॉल खेलते हैं,
हमें तो इंसान नहीं कहा जाता, हमें एक बॉल कहा जाता है कि नहीं। जैसे बॉल को भी इंसान ने डिस्कवर किया। वेल, तो साइटोस्केलेटन का मतलब, जबकि यहाँ पे सेल का बात हो रहा है तो इसीलिए सेल की लैंग्वेज में साइटोस्केलेटन का मतलब एक ऐसा प्रोटीन और कुछ ट्यूबल्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक ह्यूमन सेल को शेप देता है। ठीक है, ये जो सेल को जो शेप दिया गया है, ठीक है, साइटोस्केलेटन की वजह से। ठीक है, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें साइटोस्केलेटन है ही नहीं। शाबाश, इसमें साइटोस्केलेटन है ही नहीं। ये इस तरह का दिख रहा है, अगर इसको मैं मोड़ दूँ ये एक अलग तरीके का दिखेगा, अगर मैं इसको दबा दूँ तो ये एक अलग तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसका कुछ है नहीं अपना। तो इसमें जो है साइटोस्केलेटन नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन है ही नहीं। समझ गए? साइटोस्केलेटन का मतलब स्केलेटन उस पीछे साइटो लगा दिया गया। लेकिन हमारे ह्यूमन सेल में साइटोस्केलेटन है, सभी सेल इसी तरीके के गोल दिखते। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जितने भी ह्यूमन सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक से अधिक सेल वाले जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी के सेल आप लोग देखना कुछ इसी तरीके के आप पाओगे। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सेल हैज साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इज फ्लैजेला। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या है? सो गाइस, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल का मतलब समझते हो? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल मतलब एनी, ये फ्लैजेला जो है ना, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इज फ्लैजेला, तो फ्लैजेला की मदद से ही ये लोग जो है लोकोमोट कर पाते हैं। लोकोमोट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन कैसे जाते हैं, पैरों से चल के। ठीक है, पैरों की मदद से या हाथों की मदद से। हाथों की मदद से कौन जाता है, वैसे उल्टा होकर भी लोग चलते हैं। वेल, मैक्सिमम देखो, नॉर्मली तो हम पैरों का यूज़ करके हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं या मूव करते हैं पैरों का यूज़ करके, है कि नहीं। लेकिन सेल के क्षेत्र में, स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल के क्षेत्र में, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्लैजेला के थ्रू ही लोकोमोट कर पाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी ओर जा सकते हैं। ठीक है, इधर उधर मूव कर सकते हैं केवल फ्लैजेला के द्वारा। लेकिन हमारे यूकैरियोटिक सेल यानी कि हमारे सेल जो होते हैं वो सीलिया और फ्लैजेला, ये केवल फ्लैजेला के द्वारा ही जो है मूव कर सकता है। लेकिन हमारा जो सेल है वो सीलिया और फ्लैजेला, इन दोनों की मदद से जो है वो मूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है सेल हैज नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या है? तो बच्चों, स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब समझते हो? स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब फ्लो करना। ठीक है, फ्लो करना। ओके, स्ट्रीमिंग का एक्चुअली में अगर मतलब आप समझो ना, तो वो होता है बहने वाला, यानी कि फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, पूरा हिंदी में मैंने आपको बता दिया, शुद्ध हिंदी में बहने वाला, यानी कोई चीज़ बह रहा है, नदी बह रही है, स्ट्रीम कर रही है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, तो सेल हैज़ नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट, सेल कहीं भी नहीं जा सकता। प्रोकैरियोटिक सेल, सेल बहता नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल होता है वो इधर उधर मूव नहीं कर पाता है डायरेक्टली। ठीक है, सेल का कोई गति नहीं है, सेल खाली इधर उधर थोड़ा बहुत मूव हो सकता है लेकिन प्रॉपरली गति नहीं कर सकता वो। ठीक है, उसका स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे सेल में, जो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रेजेंट है। समझ गए? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है या नहीं होता है वो आप समझे। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लैजेला हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स का मतलब क्या है? देखो, समझाता हूँ। ये जो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स है ना, यानी कि यहाँ पे
टू का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे दो अनयूज्ड माइक्रोट्यूबल्स हैं 9 पेयर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो 9 है, 9 का मतलब है 9 पेयर्स, 9 जोड़े। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ लेजेंड्स बच्चे होते हैं जो कि सोच लेते हैं मैं हम यहाँ पे लिखेंगे 9+2, तो ये लोग लिख देंगे 11। 11 अरेंजमेंट, भाई 11 नहीं है यार, इसका एक कोड वर्ड है, ये एक सीक्रेट कोड है। जैसे टेस्ला कोड आप जानते हो 369, उसका मिस्ट्री कभी समझाएंगे अच्छे से। वेल, अभी के लिए आप ये समझो फ्लाजेला हैज 9+2 अरेंजमेंट्स। 9+2 यानी कि यहाँ पे 11 अरेंजमेंट में लिख देना, वो टीचर मार्क्स काट देगा। 9+2, 9 का अलग मतलब है, 2 का अलग मतलब है। 2 मतलब दो, 9 पेयर्स में दो ऐसे अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं, दो ऐसे अनयूज्ड माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, इन्हीं 9 पेयर्स में। फ्लाजेला में 9 पेयर्स माइक्रोट्यूबल्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन्हीं में से दो माइक्रोट्यूबल्स ऐसे होते हैं जो कि अनयूज्ड होते हैं, किसी काम के नहीं होते। फिर भी पता नहीं क्यों मैन्युफैक्चर किया आता है, वो मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल्स का मतलब समझ गए, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो चीज़ें भी नहीं पाई जाती। इस सारा इसमें जो है, इस पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो यस है वहाँ पे ये नो है। क्या समझे, कुछ समझे हैं? सो तो 9+2 अरेंजमेंट समझ गए, यानी कि 9 माइक्रोट्यूबल्स फ्लैजेला में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से दो माइक्रोट्यूबल्स अनयूज्ड होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट एक लास्ट पेज, पिली इज प्रेजेंट। पिली देखा, ये बाल उगाए हैं इसके ऐसे, इसके ऐसे देख रहे हो, इसके बाल उगाए हैं ऐसे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि इन तरीके के जो सेल में देखो कैसे बाल उगाए हैं, देख रहे हो कैसे बाल उगाए हैं, इन बालों को कहा जाता है पिली। ठीक है, हर सेल में इस तरीके के बाल उगाते हैं पूरे एक तरीके से, उन्हें कहा जाता है पिली। सो पिली इज प्रेजेंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में, हमारे सेल में बाल देखा है, हमारे सेल में बाल किधर है, ये छोटे मोटे बाल नहीं है, ये सब कनेक्शंस के लिए, ये दूसरे सेल में जाके कांटेक्ट करेंगे, ये बाल नहीं है हमारे। ठीक है, जबकि इनके देखो कितना लंबे लंबे बाल है, हमारे यहाँ पे बाल कहाँ पे पाया जाएगा, बाल है हमें, हमारे हमारे यहाँ पे बाल बाल नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे। छे, सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है बाल भी पाए जाते हैं। ठीक है, कोई कहता है ना कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी कि वो पूरा यूकैरियोटिक सेल है, पूरा प्रमाण हो गया वो यूकैरियोटिक सेल से ही मिला। ओके, सो मजाक कर रहा था। सो प्रोकैरियोटिक सेल में पिली इज प्रेजेंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पिली यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे पिली हैं। ठीक है, यानी कि जो बाल जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है पाया जाता है, लेकिन वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। देख रहे हो आप कहीं पे पीली विली उगा है, पीली नीली हरी उगा है नहीं। सेल साइकिल इज शॉर्टर, सेल साइकिल इज लॉन्गर। हमारा सेल ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, हमारा सेल अमर है, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम में के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उसके बाद में ये नहीं रहता, डेड हो जाता है। ओके, सेल डिवीजन टू टाइप्स के, बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। ये दोनों अलग अलग ग्रुप है जिनमें कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होके अंत में बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग, इन दोनों पार्ट्स में सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, इन्हीं पार्ट्स में जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन सेल है ना, वो दो भागों में बढ़ता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, हमारा जो सेल है वो डिवाइड होकर दो पार्ट बनता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस। ओके, समझ गए? अच्छा, तो यूकैरियोटिक सेल का अगर आप एग्जांपल दो, तो एक होता है एनिमल और एक होता है प्लांट, ये तो सभी हैं। जितने भी सिंगल सेल वाले बॉडीज हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जाएंगे,
जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब लोग जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, एनिमल कहलाएंगे, प्लांट कहलाएंगे। ओके, तो ये समझ गए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ये सेल बायोलॉजी का लास्ट क्लास था। ये अब से सेल बायोलॉजी के ऊपर कुछ भी क्लासेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास था आपका सेल बायोलॉजी का। कल फिजिक्स का एक क्लास होगा, ठीक है। और माफ़ करना 4 दिन तक वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बच्चे खुशी मना रहे हैं जो अच्छा हुआ 4 दिन तक वीडियोस नहीं आए, 4 दिन तक हम थोड़ा घूमे होंगे, ठीक है। तो इसलिए सॉरी। तो अब से कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे टिल जून 30 तारीख तक, ठीक है। जून 30 तारीख तक वीडियोस आएंगे। उसके बाद में वीडियोस आने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। जून 30 तारीख तक कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगे, ठीक है। बीच में 1-2 बार वीडियोस नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं थोड़े। बीच में कभी कभार वीडियोस नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद में जून के बाद क्या आता है, जुलाई। जुलाई 1 तारीख से वीडियोस हाँ, जुलाई 1 तारीख वीडियो आ सकता है, ठीक है। जुलाई 1 तारीख मैं बोल नहीं सकता, जुलाई 1 तारीख वीडियो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन जुलाई 2 तारीख से वीडियोस नहीं आएंगे, ठीक है। जुलाई 1 तारीख तक आपका सिलेबस जितना हो सके उतना आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। कहाँ का, समर क्लास का। ये बेसिक्स है ना। फिर उसके बाद में मैं डायरेक्टली जो है हायर वर्ड्स का यूज़ करके पढ़ाऊँगा, तब इतना डिटेल में समझाने का वक्त नहीं मिलेगा ना। काफ़ी सारे चैप्टर्स होंगे, पढ़ाने होंगे, ठीक है। तो इतना डिटेल में समझाने का मौका मुझे बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो इसीलिए ये समर कोर्सेज के नोट्स हैं जो कि मैं आपको अभी अच्छी तरीके से पूरा हर एक वर्ड का मीनिंग के साथ में मैं आपको समझा रहा हूँ। हर एक वर्ड का साइटोस्केलेटन, ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में प्रॉपरली। ओके, क्योंकि बेसिक आप क्लियर हो जाओ, फिर उसके बाद में जो पढ़ाया जाएगा आपको हायर लेवल का पार्ट, वो आप इजीली पकड़ लोगे। ओके, सो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स में मिलते हैं, फिजिक्स के क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, टेक केयर, अलविदा।